अब हेडिंग डालिए कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर क्या है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस है। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कितना चार्ज जो है वो होल्ड कर सकते हैं उसको जो है क्या कहते हैं बताओ, कैपेसिटेंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक, किसी भी बॉडी पे आपने कितना चार्ज होल्ड कर रखा है, कितना चार्ज उस बॉडी के पास है, जैसे ग्लास है, एक बैग है, कोई भी कंटेनर है, सबकी अपनी कैपेसिटी होता है कि नहीं होती है। भाई आपने देखा होगा लिखा होता है इतने लीटर का जार है, इतने लीटर की बोतल है, तो वो क्या है, वो उसकी कैपेसिटी है। क्यों, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। कल को अगर आपने उसमें वाटर फिल किया तो 1 लीटर आएगा, ऑयल फिल किया तो भी 1 लीटर आएगा। मास अलग अलग हो सकता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं। वैसी बात यहाँ हो रही है कि हमने बोला भाई फॉर एग्जाम्पल कोई कैपेसिटर है 2.5 माइक्रोफेराड है, तो उसमें चार्ज इस समय नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। कैपेसिटेंस जो होती है वो चार्ज होने ना होने से नहीं मतलब होता है, वो बॉडी की अपनी एबिलिटी होती है, कितना वो होल्ड कर सकता है। दिमाग में ये बात आता है इसके पास चार्ज है, नहीं तो कैपेसिटी कहाँ से आ गई। नहीं, बॉटल है खाली रखी है लेकिन उसकी कैपेसिटी तो फिक्स है, 1 लीटर है। कल को पानी डाल लो, देख लेना, चेक कर लेना, 1 लीटर आपको मिले ना मिले पैसे वापस। भाई यही तो मतलब है। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो एबिलिटी टू होती है टू होल्ड द चार्ज। कितना चार्ज होल्ड कर सकते हैं उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। और क्यू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी के। किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं, अगर किसी भी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो जितना चार्ज देंगे उसी के रेशो में पोटेंशियल बढ़ेगा। बोलो, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। अच्छा, कई लोग उल्टा लिख देते हैं बुक्स में, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है। देखा है लिखा हुआ कि नहीं देखा है, नहीं देखा है मत देखना। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पोटेंशियल तक उसको रेज किया गया है। याद रहेगा, चार्ज ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल टू विच द बॉडी इज रेज्ड, ऐसे बोला जाता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, V। तो Q इक्वल टू क्या लग गया, CV। अब आप खुद समझदार हो, बताओ C यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कि नहीं। कैपेसिटेंस नाम है इसका और ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होता है इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। तो C का क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V। C का क्या फॉर्मूला है बोलो, Q अपॉन V होता है कि नहीं होता है। चार्ज क्या यूनिट है, कूलम, इसका क्या है वोल्ट, तो कूलम अपॉन वोल्ट क्या होता है बोलो, फैराड। याद रहेगा, माइक्रो फैराड है ना, इसको हम लोग फैराड बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माइक्रो फैराड बोल सकते हैं, मिली फैराड बोल सकते हैं, या क्या नैनो फैराड। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसकी माइक्रो मिली नैनो आपने देखा होगा लगे होते हैं। एक्चुअली में जो फैराड होती है वो बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, इसलिए हम लोग बीच में माइक्रो ये इसके पहले ही लगा देते हैं, मिली या जो भी है तो ये लगा देते हैं। तो आप बताइए कैपेसिटेंस समझ में आई कि नहीं आई। कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, हाँ कैपेसिटेंस नाम देते हैं, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, जो कैपेसिटेंस होती है वो Q अपॉन V यानी कि दोनों का रेशो है। कल को अगर आपका मन हुआ आपने चार्ज को बढ़ा दिया तो उसी के रेशो में पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज कम करोगे पोटेंशियल कम करेगा, इसका मतलब दोनों का रेशो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना, दोनों का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो ये कैपेसिटेंस होती है, ये प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिस वजह से वो चार्ज को होल्ड करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस जो होती है ना तो Q पर डिपेंड करती है, C डज नॉट डिपेंड अपॉन, पहला ना तो Q पर करेगा और ना V पर करेगा, नाइदर ऑन Q नॉर ऑन V।
ना तो ये Q पर करता है और ना ये V पर करता है। नाइदर इट डिपेंड्स अपॉन Q नॉर इट डिपेंड्स अपॉन V। Q और V का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। यूनिट इसकी फैराड है ना, और माइक्रो मिली नैनो ये प्रीफिक्सेस लगते हैं, क्योंकि फैराड इज़ अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो C है वो डिपेंड किस पर करती है? C डिपेंड्स अपॉन, C डिपेंड्स अपॉन, किस पर नहीं करती है ये बात तो सामने है, ठीक। C डिपेंड किस पर नहीं करती है ये बात तो आपके सामने है। और डिपेंड किस पर करती है? पहला साइज पर करती है और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम पर करती है। नेचर ऑफ मीडियम पर करती है, साइज पर करेगी और नेचर ऑफ मीडियम पर करती है। डिपेंड्स अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम। साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम। साइज पर करेगी और नेचर ऑफ मीडियम पर करेगी। C डिपेंड्स अपॉन, दो चीज़ों पे करेगी, साइज एंड नेचर ऑफ मीडियम। ठीक, साइज पर करेगी और नेचर ऑफ मीडियम पर करेगी। साइज पर कैसे करेगी और नेचर ऑफ मीडियम पर कैसे करेगी देखते हैं। आप जैसे जैसे साइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ती है। साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, ध्यान रखना। साइज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। जैसे कि आपने एक स्फीयर लिया, R इसकी रेडियस है, अब इसको आपने चार्ज दिया Q, पोटेंशियल आपका V, तो यहाँ से देखिए V का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4πε0R होता है। तो यहाँ से C का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन V। तो ये क्या मिलेगा? 4πε0R होगा कि नहीं होगा? या C हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के होगा कि नहीं होगा? साइज बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ती है, साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। R बढ़ाइए, रेडियस बढ़ाइए स्फीयर का। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल जो लिया है ये आइसोलेटेड स्फीयर का है। तो साइज बढ़ाने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ती है। C डिपेंड्स अपॉन, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया है वो आइसोलेटेड स्फीयर का लिया है। एग्जाम्पल जो लिया है आइसोलेटेड स्फीयर का है। आइसोलेटेड स्फीयर का एग्जाम्पल है ये। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, दूसरी बात नेचर ऑफ मीडियम, ये क्या है? नेचर ऑफ मीडियम वाली बात क्या हो रही है? कौन से मीडियम की बात हो रही है? नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है जिस मीडियम में बॉडी को रखा गया है। जैसे मान लो हम इस डस्टर की कैपेसिटेंस देखना चाह रहे हैं, कितना होल्ड कर सकता है, तो इसको हमने किस मीडियम में रखा है? किस मीडियम मतलब हमने एयर में रखा है, वाटर में रखा है, कंडक्टर के अंदर रखा है, कहाँ रखा है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटेंस देखी जाएगी। नेचर ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में इसको प्लेस किया जाता है उसको देखा जाता है। क्यों? हर मीडियम की अपनी एक क्या होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोला जाता है उसको? हाँ, उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नाम होता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
उसको हम लोग नाम देंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस लिमिट से अगर ऊपर हो गया फील्ड तो वो मीडियम कंडक्टिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? पंक्चर कर जाता है, उसको बोलते हैं पंक्चरिंग ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोला जाता है? बोलो, पंक्चरिंग ऑफ द मीडियम। अगर एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो वो मीडियम क्या हो जाता है? पंक्चर कर जाता है, वो मीडियम कंडक्टिंग बन जाता है, उसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जैसे मान लो एयर है, चारों तरफ हवा है, हवा है कि नहीं? सांस लो, हाँ, फीलिंग आनी चाहिए ना भाई। हमने कहा हवा है, आपने कहा हमें कैसे मान लें? सांस लो भाई, हर चीज़ का जवाब चाहिए अपने, है ना भाई? लॉजिक के साथ सीखो। तो हमने कहा भाई यहाँ पे हवा है कि नहीं? अब तो शक नहीं, वो कहाँ है यार, है ना? अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो क्या हुआ कि एयर का एटम है, सॉरी एयर है, एयर के मॉलिक्यूल एटम्स हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग गया तो जो इलेक्ट्रॉन है बेचारे कब तक अंदर रहेंगे? वो भी बाहर निकलेंगे। नहीं समझ में आ रहा भाई? बाहर से कोई ललकार रहा है लड़ने के लिए तो आदमी कितनी देर अंदर घुसा रहेगा भाई? कभी न कभी तो बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन भी कहेगा अच्छा आओ मैं देखता हूँ, और देखता क्या हूँ, जब बाहर आएगा तो बहने लगेगा, क्योंकि भाई फील्ड के हिसाब से डायरेक्शन में बहने लगेगा, फ्लो करने लगेगा कि नहीं? तो ये दिक्कत आती है। जब एक लिमिट से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन उतना ही रखना जो हमसे बड़ा ना हो जाए भाई। कंफ्यूजन जो होता है वो अंदर से आता है, और कई बार कंफ्यूजन इतना बड़ा हो जाता है कि अब टीचर के बस की बात भी नहीं बचती कि अब नहीं तो दूर होगा, है ना? अब तो ये गया। तो कंफ्यूजन जो होता है छोटा होता है, उसी समय पूछ लिया करो, कंफ्यूजन को बड़ा ना होने दिया करो। और कंफ्यूजन आगे चल करके महामारी बन जाता है। कैसे बताए थे एक बार, है ना? आपको कंफ्यूजन हुआ, बगल वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं था, आपने उससे कहा, अब भाई साहब वो भी कंफ्यूज, है ना? आपने जो भी बात थी अपनी उसको दी, वो भी कंफ्यूज, उसने तीसरे को चौथे, अब भाई साहब पूरी क्लास कंफ्यूज, कुछ नहीं समझ में आया। अब हकीकत में सबको आ गया था, एक को नहीं आया था। कोरोना वाला हाल है भाई, वेरिएंट है, ये भी एक प्रकार का कंफ्यूजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेरिएंट। अब ये फैलता बहुत तेज है ना? आज पढ़ा के गए, परसों आए, आधे लोग हमने हाथ खड़ा, सर बिल्कुल समझ में नहीं आया था परसों वाला। क्यों? वो शुरुआत एक जगह से हुई थी। तो अब समस्या होती है, पता नहीं चलता किसके पास कन्फ्यूज़न है वो चेहरे में दिखता नहीं, क्योंकि बहुत सारे चेहरे में तो क्वेश्चन मार्क परमानेंट बना हुआ है ना? और कई लोगों में आंसर ही लिखा हुआ है चेहरे पे कि नहीं हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ वही होते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं, अपना अपना नाम फिट कर लो अपने हिसाब से, अरे हम मना कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि कुल मिला करके नेचर ऑफ मीडियम लिख लो थोड़ा सा जल्दी से, है ना? नेचर ऑफ मीडियम को एक्सप्लेन कर दिया जाए, नेचर ऑफ मीडियम को एक्सप्लेन कर दिया जाए व्हेन, या ऐसे लिख लो, एवरी मीडियम हैज a certain value of electric field, beyond which it becomes conducting. Beyond which it becomes conducting. Every medium has a certain value of electric field beyond which it becomes conducting. उसके बाद ये हमारा कंडक्टिंग हो जाता है, beyond which it becomes conducting, और इसको पंक्चर्ड भी बोलते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद वो मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है,
और उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या नाम होता है? हाँ, उसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उसका नाम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक, उसके बाद वो कंडक्टिंग हो जाता है और उसके बाद उसमें चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। याद रहेगा, जब वो कंडक्टिंग बन गया तो अब स्टोर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। नेचर ऑफ मीडियम की बात हो रही थी कि एक लिमिट से ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो मीडियम कंडक्टिंग हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? नाउ द चार्ज कैन नॉट बी स्टोर्ड, नाउ द चार्ज कैन नॉट बी स्टोर्ड। याद रहेगा? तो ये एक अपर लिमिट लगी हुई है, हर मीडियम में एक अपर लिमिट लगी हुई है कि इसके बियॉन्ड अगर आया, हर मीडियम में एक अपर लिमिट लगी हुई है कि अगर इसके बियॉन्ड आया तो अब कुछ हो नहीं सकता है। याद रहेगा, अब कुछ हो नहीं सकता है, इसके बियॉन्ड अब आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फ्री स्पेस की बात करें, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम की है ना। एयर में भी लगा सकते हैं इसको। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है। दैट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आ रहा समझ में? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर सबसे ज़्यादा इसी की होती है, और सबसे कम किसकी होगी? कंडक्टर की 0। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, करंट फ्लो होने लगता है। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, क्या शुरू हो जाएगा? करंट। तो कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0। समझ में आ रहा है? कंडक्टर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या है? 0 है। और सबसे ज़्यादा किसकी है बताइए? सबसे ज़्यादा फ्री स्पेस की है कि नहीं? तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर मीडियम की अपनी अलग होती है, हर मीडियम की अपनी अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होता है? ज़्यादा चार्ज आप उस मीडियम में स्टोर कर सकते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है तो आप कम चार्ज मीडियम में क्या कर सकते हैं बताओ? स्टोर कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया किसका? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है? चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है? चार्ज एंड पोटेंशियल पे नहीं करता है। किस पर करता है? हाँ, ये डिपेंड करता है साइज पर और नेचर ऑफ मीडियम पर, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आइए, दो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ, है ना। उन पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर उनसे कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा। पहले दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखे जाएं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की एक आपने स्फेयर लिया और उस स्फेयर की रेडियस 1 मीटर है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए इस स्फेयर में हम मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? इस स्फेयर में मैक्सिमम चार्ज हम कितना दे सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द स्फेयर? बनाइए, व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द स्फेयर? कितना मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है? हाउ मच मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द। अब देखिए, यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का
1/4πε0 Q/r²। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। क्यों? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर और ये आएगा 9 × 10⁹। क्यों? 9 × 10⁹ हो गया ये। और ये कितना है? Q अपॉन रेडियस कितना है? 1। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ये आएगा 3, यहाँ से कैंसिल करेंगे 10⁻³ तो Q आएगा 1/3 और 10⁻³ कूलम, या Q आ जाएगा 1/3 मिली कूलम। अब आप मुझे ये बताइए, ये 1/3 मिली कूलम चार्ज है 1 मीटर के रेडियस पे, ये मैक्सिमम चार्ज है। क्या ये ज़्यादा चार्ज है? बहुत कम चार्ज है। अगर बात की जाए नॉर्मली हम लोग 1 कूलम ऐसे बोलते हैं जैसे कि अरे कुछ होता ही नहीं है। भाई 1 कूलम इज़ अ वेरी बिग चार्ज। अब आप खुद सोचिए, 1 मीटर रेडियस का स्फीयर है, कितने मीटर रेडियस का है? मतलब डायमीटर 6 फीट का हो गया, लगभग 2 मीटर का हो गया रेडियस, है ना। तो डायमीटर कितने का हो गया? 2 मीटर। 2 मीटर मतलब हो गया 6 फीट। 6 फीट का बड़ा सा स्फीयर है कि नहीं? और उसमें चार्ज कितना रुक रहा है भैया? बहुत थोड़ा सा, 1/3 मिली कूलम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर चार्ज स्टोर करने की बात हो भाई लोग, तो ध्यान रखिएगा, चार्ज को अगर स्टोर करने की बात हो रही है तो 1 कूलम इज़ अ वेरी बिग चार्ज। चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, 1 कूलम अगर फ्लो कराना हो तो बहुत आसान है। 1 कूलम अगर फ्लो कराना हो तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? अरे भाई 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा दो, 1 कूलम फ्लो कर गया। और 1 एम्पियर करंट कोई बड़ी बात नहीं है, अपने घर में 5 एम्पियर की सप्लाई आती है। 5 एम्पियर की नॉर्मल जो लाइटें जल्दी 5 एम्पियर वाली हैं, 220 वोल्ट 5 एम्पियर वाली हैं। 5 एम्पियर 1 सेकंड चला गया तो 5 कूलम चला गया। लेकिन स्टोर करने की बात आई तो 6 फुट का स्फीयर है, उसके बाद भी क्या नहीं है, 1 कूलम चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है। 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल है, खर्च करना भी 2 मिनट नहीं लगेंगे। 2 ऑर्डर मारो, ऑनलाइन खत्म, है ना। ऊपर से तो क्रेडिट कार्ड अगले यूज हो जाएगा भाई, ले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, स्टोर करना बड़ा काम है, चार्ज को स्टोर करना बड़ा काम है, चार्ज को रोक करके रखना बड़ा काम है, चार्ज फ्लो कराना आसान काम है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो चार्ज होल्ड करना मुश्किल है, ये हमें पता चला। अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो हमने एक कैपेसिटर लिया 2.5 माइक्रोफेराड। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि जनरली जो कैपेसिटर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में, वो ऐसी इसी रेंज के होते हैं। अब हमने मान लो 2.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लिया और हम ये कह रहे हैं कि बताइए ये जो स्फीयर है इसकी कितनी रेडियस हो जाए कि इसकी इतनी कैपेसिटेंस हो जाए। ये रेडियस पूछ रहा है कितनी हो जाए। ये 2.5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है और बताइए इसमें क्या है, कितनी रेडियस का ये स्फीयर हो जाए। तो यहाँ से C का क्या फॉर्मूला लगाओगे? 4πε0r लगाओगे। क्यों? यहाँ से C कितना मिलेगा बताओ? 2.5 माइक्रोफेराड माइनस 6 और ये आएगा 1/9 × 10⁹ R आएगा कि नहीं आएगा? नोट कर लो, क्वेश्चन समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस निकालनी है और उसकी कैपेसिटेंस जो है उनके हिसाब से कितनी है, जो कैपेसिटेंस है वो इतनी है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आएगा 22.5 किलोमीटर, करके देख लो 22.5 किलोमीटर आएगा। ये जो रेडियस आएगी कितनी आएगी बताओ? 22.5 किलोमीटर। क्लियर है? ये जो रेडियस आएगी 22.5 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
अगर 22.5 किलोमीटर रेडियस आएगी, इसका क्या मीनिंग है बहुत बड़ा स्फीयर हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा स्फीयर हो गया ये भाई। 22.5 किलोमीटर बहुत बड़ा स्फीयर होता है। अब आपको 2.5 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए इतना बड़ा स्फीयर चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 22.5 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर बना पाना प्रैक्टिकली क्या नहीं है बताओ, पॉसिबल नहीं है ना। इसका क्या मतलब निकला कि जो बॉडीज़ होती है जनरली, उनकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। कोई भी बॉडी हो, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जनरली बहुत कम होती है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कभी ज़्यादा नहीं होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये हमको इतनी देर में समझ में आया। 2 एग्जाम्पल जो हमने दिए, उनसे क्या समझ में आया, नोट करके लिख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल को देखने के बाद ये समझ में आया प्रैक्टिकली चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी of bodies is very less. Charge holding capacity of bodies is very less. Charge holding capacity is very less. जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी लेस। बॉडी की जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, दैट इज़ वेरी लेस। ठीक है ना। सो वी मेक एन अरेंजमेंट, वी मेक एन अरेंजमेंट by which we can increase the capacitance without increasing the size. We make an arrangement by which we can increase the capacitance without increasing the size, and this is called capacitor. This is called capacitor. इसका जो नाम होता है वो कैपेसिटर होता है, that is called capacitor. That is called capacitor. उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक, that is called capacitor. इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, we call it capacitor. तो ये आपका क्या है, एक अरेंजमेंट है। दिस इज एन अरेंजमेंट बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस विदाउट इंक्रीजिंग द साइज। अब समझ में आया। बॉडी की कैपेसिटेंस जनरली बहुत कम होती है, हमें इंक्रीज करनी है। इंक्रीज करने के लिए जो अरेंजमेंट बनाते हैं, उस अरेंजमेंट का नाम क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक, अब कैपेसिटर में भी आपको कैसे कैपेसिटी आप बढ़ाओगे, है ना, तो उसका भी देखो तरीका है। कैपेसिटी बढ़ाई कैसे जाती है उसका भी एक तरीका है ना। जैसे मान लो आपको किसी बैग में सामान रखना है, किसी बैग में आपको सामान रखना है और वो बैग भर चुका है। अब उसमें और सामान रखना चाहते हैं बिना बैग की साइज़ बढ़ाए, बिना दूसरा बैग लिए, तो कैसे करेंगे, बैग को प्रेस करेंगे, दबाएंगे थोड़ा, ताकि सामान नीचे सेटल हो जाए। क्यों सेटल हो जाए ना, आवश्यकता पड़ने पर उस पर चढ़ के भी बैठ जाएंगे, अगर टूटने वाला सामान नहीं है तो, है ना। तो उसमें चढ़ कर के भी बैठ सकते हैं, और जैसे ही चढ़ कर के बैठेंगे तो क्या होगा बताइए, लेवल कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, और लेवल कम होने से क्या होगा बताओ, लेवल कम होने से जगह बन गई, अब उसमें और चार्ज दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ये तरीका होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने चार्ज को निकाला नहीं, हमने चार्ज को छेड़ा ही नहीं,
हमने लेवल को कम कर दिया। लेवल को कम करने से अब और चार्ज दिया जा सकता है, जिससे कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। याद रहेगा। तो ये तरीका लगाते हैं। जैसे मान लो ये स्फीयर है और हमसे कहा जाए बताओ इसका पोटेंशियल कम करो बिना कुछ चार्ज को निकाले। भाई लेवल का मतलब पोटेंशियल, तो इसका हमें पोटेंशियल डिक्रीज करना है बिना कुछ टच किए। तो क्या तरीका होगा, देखो पहले पोटेंशियल इसका था Q/4πε0R था, बोलो इतना पोटेंशियल था कि नहीं था। अब देखिएगा इसके बाहर हमने एक हॉलो स्फीयर रख दिया और बाहर से अर्थिंग कर दी। अब ये चार्ज -Q आया, ये कौन है बच्चा, कैपिटल R है कि नहीं, ये कौन है बताओ, कैपिटल R है। ये स्मॉल r हो गया, ये कौन सा हो गया, कैपिटल R ले लिया। अब देखिए ये -Q भी तो पोटेंशियल डेवलप करेगा, कितना पोटेंशियल नेट बचेगा बताओ, 4πε0 कैपिटल। पहले इतना था, माइनस कुछ हो गया कि नहीं हो गया। पहले मान लो 10 वोल्ट था, अब क्या हुआ 5 माइनस में आ गया मान लो, तो 10 - 5 5 होता है कि नहीं होता है। अब कितना पोटेंशियल बच गया, 5 बचा कि नहीं बचा। पोटेंशियल घटा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि डिपेंड कर रहा पोटेंशियल पे, नहीं ये नहीं है। इसका मतलब ये कि और चार्ज ले सकता है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब होता है और चार्ज ले सकता है। बात खत्म हो गई, बना ली। तो ये कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये पहले प्रकार का कैपेसिटर है और इसको बोला जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको नाम दिया जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको कहा जाता है स्फेरिकल। और V = Q/4πε0 1/स्मॉल r -1/कैपिटल R। V बराबर है Q/4πε0 R - R स्मॉल r कैपिटल R ये। और C का फॉर्मूला होता है Q/V, ये आएगा 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R और R - R ये कैपेसिटेंस। 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R अपॉन R - R। C = 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R अपॉन R - R। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। साइज नहीं बढ़ानी है आपको, देखिए यहाँ ध्यान से। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल R - R के है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R - R। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R - R। क्या हुआ, जितना रेडियस में डिफरेंस कम होगा उतना कैपेसिटेंस क्या होगी बताओ, ज़्यादा हो जाए। जितना रेडियस में डिफरेंस कम होगा उतना कैपेसिटेंस क्या होगी बताओ, ज़्यादा हो जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, उतना कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R - R के है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R - R। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात। तो ये आपका जो है क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाता है। अब दूसरा एक बात और बताएं, इसमें बाहर से जो अर्थिंग आपने की है इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो बाहर से जो ये अर्थ से आपने कनेक्ट किया है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो बाहर चार्ज एक्स्ट्रा आना था वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ पर। अर्थ पर जाने से क्या होगा, वो चार्ज इंस्ट्रूमेंट पे नहीं आया, वरना वो इंस्ट्रूमेंट पे आता है। इंस्ट्रूमेंट को जैसे ही आप टच करते छूते झटका लगता है कि नहीं, शॉक लगता है कि नहीं लगता है, लगा है ना सबको एक बार, है ना। न लगाओ तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि बाहर जो चार्ज होता है, जो एक्सेस चार्ज होता है, वो कहाँ चला जाएगा बताओ, है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा। अगर वो अर्थ पर चला गया चार्ज, इसका क्या मतलब है, अर्थ पर अगर वो चार्ज चला गया तो क्या हुआ, कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर बाहर से अर्थिंग ना करें तो कैपेसिटेंस पे फर्क जरूर पड़ जाएगा, ये फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर बाहर से हमने अर्थिंग हटा दी तो क्या होगा, कैपेसिटेंस अब कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर बाहर से अर्थिंग हटाने पे कैपेसिटेंस कैसे बदल जाएगी। आप ऐसे सोचो, कार के अंदर आप बैठे हैं, ऊपर आपने देखा होगा लोग सामान रखने के लिए कुछ लगा लेते हैं कि नहीं। अब कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बोलो। आप कार में देखा होगा 5 लोग बैठते हैं, 6 लोग बैठे हैं, और ऊपर उन्होंने एक क्या है, सामान के लिए अलग से जो भी कहते हैं उसका नाम है, उसको लगा लिया ऊपर की। अब तो कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगर आप वो सामान अंदर रख रहे थे, नहीं रख पा रहे थे, लेकिन बाहर से क्या हुआ बताओ, ऊपर से लगाने पर क्या हुआ, बोलो। अब उसमें कैपेसिटी पूरे सिस्टम की बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। लेकिन बाहर वाला जो सामान आपने रखा, खतरा है, 2 खतरे हैं। एक तो ये है कोई चोरी भी कर सकता है, नहीं पता चला आपको, है राफेल का पहिया चोरी हो गया लखनऊ में, शहीद पद पे खड़ा था, जाम लगा था वहाँ पे, 2 लोग 4 लोग स्कॉर्पियो से नहीं खोल के ले गए, है ना। अब आप बड़ी, इससे बड़ी बात एग्जाम्पल क्या होगी, है ना, है नहीं, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसमें खतरा तो है ना, ऊपर आपने सामान रखा हुआ है, डेंजरस है, पानी बरसा भीग जाएगा। वही बाहर अगर आप अर्थिंग हटा दें, सुनो, बाहर अगर आपने अर्थिंग हटा दिया, सुनो ध्यान से, तो शॉक की दिक्कत है, इंस्ट्रूमेंट में चार्ज के फैलने की दिक्कत है। इसलिए देखा होगा जितने भी हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे अर्थिंग किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, क्यों, सबको अर्थिंग किया जाता है, क्योंकि भाई हैवी चार्ज आ रहा है, हैवी करंट आ रहा है, तो उनको रोक के रखेगा ज़्यादा चार्ज, तो उनको अर्थिंग जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर बाहर से अर्थिंग को हटा दिया जाए तो कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर बाहर से देखो अर्थिंग हटा दें, मान लो ये हम लोगों ने अर्थिंग हटा दी, ये अंदर वाला स्मॉल आर है और ये बाहर वाला कैपिटल आर है, तो इसमें क्या होगा, हम बाहर से भी चार्ज दे सकते हैं इसको, क्यों, एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा सकता है। तो देखिए अब कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना, आर माइनस आर प्लस बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी कैपेसिटी और ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर ऐड हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, सी बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर अपॉन आर माइनस आर, ये कैंसिल हो गया, तो सी बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर, एक आर बाहर। ये आपका जो है नोट करके लिखिएगा पहला केस। बाहर से अगर अर्थिंग को हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर बाहर से अर्थिंग को हटा दिया जाए तो क्या होगा। C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। एक और स्पेशल केस इसमें बना करता है कि जैसे ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाली कैपिटल आर है,
और अगर आपने दोनों स्फीयर को आपस में जोड़ दिया, अगर आपने दोनों स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर दिया, अगर दोनों स्फीयर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? बाहर। सारा चार्ज बाहर आ जाएगा या बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा, बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा। सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा, सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा। क्यों? इतना समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ जाएगा बताओ? बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा। और बाहर वाले स्फीयर पर आने का मतलब क्या है कि अंदर वाला स्फीयर बेकार हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल। याद रखिए, सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। C is equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। सारा चार्ज बाहर वाले स्फीयर पर आ जाएगा और जो कैपेसिटेंस होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब बताइए, समझ में आया? याद रहेगा? इसके बाद आइए, सेकेंड नंबर का जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड नंबर का जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसके सामने है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये सेपरेशन मान लो D है, सामने इंडक्शन से माइनस, एरिया ऑफ द प्लेट वन साइड पर A है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस। अच्छा, प्लेट किसी भी आकार या प्रकार की हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक, ये किसी भी आकार प्रकार की हो सकती है। प्लेट जो है इसकी शेप जो है कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये D सेपरेशन है, द सेपरेशन इज D, एरिया ऑफ द प्लेट A है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होता है। V का फॉर्मूला E इंटू D होता है, तो ये आएगा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो C का फॉर्मूला है Q अपॉन V और A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C का जो फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C बराबर है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। यह आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C बराबर है A एप्सिलॉन नॉट बाई D।
ठीक। सी का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये वैल्यू। अब जरूरी नहीं कि इसकी जो प्लेट है वो सर्कुलर हो, सॉरी रेक्टेंगुलर हो। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई दो प्लेट है, ये सर्कुलर है, ये पीछे अर्थिंग है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। रेडियस ऑफ द प्लेट पूछ रहा था वो। कैपेसिटेंस इनकी दे रखी थी 2.5 माइक्रोफेराड और सेपरेशन दिया था 0.1 मिलीमीटर, ये दिया हुआ था। कैपेसिटेंस दे रखी है 2.5 माइक्रोफेराड और क्या है डी कितना दे रखा है 0.1 मिलीमीटर। अरे कि बताइए कितनी रेडियस की ये प्लेट होंगी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द प्लेट। रेडियस ऑफ द प्लेट कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। हो गया। डी बराबर है 0.1 मिलीमीटर, डी हमारा 0.1 मिलीमीटर है। सी है 2.5 माइक्रोफेराड, सी हमारा 2.5 माइक्रोफेराड है। अब फार्मूला लगा दो भाई। सी का फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी का फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। ए क्या है, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हमारा सी है, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यही तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एरिया जो प्लेट का होगा सर्कुलर का कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब एक काम और करना, ऊपर एक 4 लगा देना, नीचे एक 4 लगा देना, बहुत सुंदर हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4D आएगा कि नहीं आएगा। क्यों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने से क्या होगा, हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर कितना मिलेगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा 4DC अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4DC अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, लिख लीजिए, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, करिए। वैल्यू निकालो भाई, लिखो। C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है आर स्क्वायर अपॉन 4D, आर की वैल्यू 4DC अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4D है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर 10⁻³ सी कितना है 2.5 माइक्रोफेराड -6 है ना। और इसमें क्या हो गया, R इक्वल्स टू, और ये जो कांस्टेंट है ये आपका कितना आएगा 9 × 10⁻⁹ आएगा। अब आप सॉल्व कर लो इसको, हैं
ये देखो 10⁻⁹ ये सीधे सीधे कट जाएगा, यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा। और ये देखो 2.5 और 4 10 होता है, ये 0.1 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो केवल √9 बचेगा। तो r = 3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू है। ठीक, ऐसे किया जाता है। बिल्कुल आसान, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं। कैलकुलेशन पेशेंस के साथ किया जाता है। जल्दबाजी जो की जाती है सोचने में की जाती है, जितना फास्ट सोचने की आदत पड़ जाएगी। कैलकुलेशन करते समय बहुत तेज मत किया करो जब तक आपकी बहुत प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि किया कराया क्वेश्चन खराब हो जाता है। पता चला सही होने जा रहा था अंत में गलत। तो ये नौबत ना आए, ऐसी जो समस्या है वो ना आए। R = 3 मीटर। अब आइए तीसरा, अकॉर्डिंग टू द शेप, वो होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगला है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल में ये मान लीजिए 2 सिलेंडर हैं कोएक्सियल, ये आपके कोएक्सियल सिलेंडर है। ये आपने अर्थिंग किया हुआ है, अंदर वाली रेडियस R1 है, ये R2 है, ये L है। ठीक है, ये आपने L लेंथ ले रखी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ये, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है ना। ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो ये आपका 4πε0r²/4d। मिटा दे इसको, ये वाला मिटा दे, मैं लिख लिया। सिलेंड्रिकल का डेरिवेशन जो है वो अपने सिलेबस में क्या बुक्स में भी नहीं दिया जनरली, तो डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे। इसका सिर्फ फार्मूला हम लोग सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे बताओ, फार्मूला सीख लेंगे। और फार्मूला देखो इसका क्या होता है, 2πε0L और अपॉन लॉग नेचुरल R2/R1 होता है। C बराबर है 2πε0L, क्लियर है कि नहीं, और अपॉन लॉग नेचुरल R2/R1, क्लियर है। R2/R1 है, दैट इज R2/R1। तो 2πε0L लॉग नेचुरल R2/R1, ये वैल्यू होती है। 2πε0L लॉग नेचुरल R2/R1। इसको बोला जाता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है ये, सिलेंड्रिकल। तो 3 टाइप के कैपेसिटर हो गए अकॉर्डिंग टू द शेप। कितने कैपेसिटर हो गए भाई, शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर। देयर आर 3 कैपेसिटर। पहला पैरेलल प्लेट,
दूसरा स्फेरिकल, तीसरा सिलेंड्रिकल। याद रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादातर पैरेलल प्लेट के आते हैं, स्फेरिकल के भी आते हैं। सिलेंड्रिकल का तो मैंने एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखा, एडिशनल में है ना, एडिशनल एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ एक दिया हुआ है, हालांकि उसका थ्योरी पार्ट में मिसिंग है, लेकिन लास्ट में उन्होंने दिया हुआ है इसको। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? बढ़िया। तो अब ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती, इतनी देर में ये बात अपने के सामने आ गई कि नहीं आ गई? अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो, किसी भी बॉडी के पास अगर एनर्जी स्टोर्ड है, इसका क्या मतलब है? उस पर काम किया गया है। याद रहेगा, अगर किसी भी बॉडी पर एनर्जी स्टोर है, इसका मतलब उस पर काम किया गया है। किया गया है कि नहीं? मार्कर है, हम नीचे से ऊपर लेके गए, अपने आप तो गया नहीं। अब हमने बोला एनर्जी स्टोर है, तो भैया कहीं से आया ना भाई, काम करोगे तभी तो स्टोर होगी, अपने आप नहीं स्टोर होती है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? तो काम करोगे तभी स्टोर होगी। तो इस हाइट पर जो है, इस हाइट पर अगर किसी चीज़ को रख दिया गया है, इस हाइट पर अगर किसी चीज़ को रखा गया, तो पहले लेके गए कि नहीं गए? बोलो, पहले लेकर के गए कि नहीं गए? तो हमारे कहने का मतलब है, ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, इसको बोला जाता है कि ये स्टोर हो गया है। कैपेसिटर में भी यही होता है कि जैसे ही आपने किसी कैपेसिटर को लिया, मान लो ये कैपेसिटर एक बनाया है ना, और इसको आपने बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया ऐसे आपने, ये प्लस है, ये माइनस है, 20 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी जो आपकी है ये 20 वोल्ट की है। जैसे ही आपने कनेक्ट किया, ये प्लस, ये क्या है? बोलो, एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ क्या हो गया? माइनस हो गया कि नहीं हो गया? भाई ये देखो हो क्या रहा है, प्रोसेस को शुरुआत से समझिए। स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, स्विच लगाया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, जो पहला इंस्टॉलमेंट मिला DQ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट आया, इनके अंदर पोलैरिटी आई कि नहीं आई? अब जब तुम अगला इंस्टॉलमेंट यहाँ से दोगे तो क्या होगा? अगला इंस्टॉलमेंट दोगे तो जो पहले DQ वहाँ जा चुका है, वो इसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रिपेल करेगा ना। इसका मतलब अब बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। पहली बार में नहीं करना पड़ा था, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहली बार में कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, अब वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव वहाँ डेवलप हो गया, जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा इसमें वर्क करना पड़ेगा, ये होता है। तो अगेंस्ट द चार्ज क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। सेम प्रोसेस है। सोचो कितनी मजेदार बात है, इस बैटरी ने चार्ज दिया, यहीं से गया है वो, और वही उसको रोक रहा है, मत आओ, आगे मत आने, है ना। 2 लोग बैठे बेंच पे, हमने कहा तीसरा ही बैठ जाए, 2 लोग बैठे भरजी, है ना, ठीक से तो बैठे थे। अब नहीं समझ में आ रहा है, रिपल्शन होता है कि नहीं होता है? ये नेचुरल चीज़ है ना। हम लोग तो नेचुरल चीज़ें पढ़ाते हैं, कोई यहाँ वहाँ की बातें ही नहीं करते हैं। क्यों? जो है सो पढ़ाते हैं। अगर कल को कोई कहे कि नहीं सर गलत है, तो भैया हमारा क्या है, हमसे क्या लेना देना? ना मेरा लॉ है, ना मैं साइंटिस्ट हूँ, भाई हमसे क्या लेना देना है? भाई अगर मान लो कोई चीज़ हम पढ़ा भी रहे हैं, हमने कहा भाई कूलम ने बताई थी, तो कूलम रिस्पॉन्सिबल है ना, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? उसको आसानी से हम समझा पाए, नहीं समझा पाए, वो हमारी कमी और अच्छाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझा पाए भाई तो और अच्छी तरीके से समझाएं। सारा खेल तो एक्सप्लेन करने का है भाई, चीज़ को आसानी से समझा ले जाए। हेली डी रसनिक है, एक बुक आती है फिजिक्स की, एक HC वर्मा आती है। HC वर्मा सर ने साफ साफ अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि वो बुक मुझको बड़ी अच्छी लगी, टफ थी लैंग्वेज, मैंने उसको सिंपल वर्जन बना डाला। अब आप बताओ, इतना आसानी से उन्होंने वही चीज़ समझा दी जो उसमें समझ में नहीं आती थी। हमने भी पढ़ी है उसको, मुश्किल है, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, ये टीचर की काबिलियत होती है। इसी बात का उनको पद्मश्री मिला हुआ है भाई, इस बात का थोड़ा मिला कि कोई नया लॉ बना डाला उनने। तो हमारा काम सिर्फ क्या है?
चीज़ों को सिंपल वे में समझाना। अब वो गलत है सही है, लॉ गलत है, कई लोग बहस करने लगते हैं सर ऐसा नहीं हो जाए ऐसा हो जाए, तो भाई हम तुरंत कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है कि नहीं। अब उसमें लॉ में जो गलतियां हैं समय के साथ इम्प्रूवमेंट तो सब में होते हैं, सारे लॉज हैं, आगे चल के कई लॉज में इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। जैसे आपने मैक्सवेल वाला पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एम्पियर का लॉ था, फिर उन्होंने थोड़ा करेक्शन किया, इसका मतलब गलत नहीं हो गया, थोड़ा छूट गया, कुछ पार्ट उसमें जोड़ दिया गया। अब जैसे बोर का मॉडल है, आप पढ़ते हो, बोर के मॉडल में आपको नहीं गलत ही था, नहीं, अरे एनर्जी लेवल तक तो बोला ना उन्होंने, ठीक बोला, एनर्जी का फॉर्मूला आज भी जो उन्होंने निकाला था वो आज भी सही है। आप चाहे कोई मॉडल मान लो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिस्कार्ड नहीं करते हैं पुराने काम को कभी भी नहीं। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो खोजा था जिन्होंने, केकुले, उनका जब नोबेल प्राइज़ मिला तो नोबेल प्राइज़ में स्पीच दी जाती है लेने के बाद, है ना, जैसे ऑस्कर मिलने पे लोग देते हैं स्पीच, फिल्म पे, तो ऐसे अपना भी होता है कार्यक्रम फिजिक्स वाला, लेकिन पता नहीं रहता लोगों को कि साइंस वालों का भी क्या है, कोई फंक्शन होता है। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने अपने लेक्चर में ये बात बोली थी क्या, कि जो साइंटिस्ट होता है वो पिछले साइंटिस्ट के कंधे पर बैठ करके रिसर्च करता है, जो वो कर चुका होता है उसका पूरा डाटा ले लिया, अब उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, बात खत्म, नया लॉ आ गया, उसका पिछले वाले का कोई नाम ही नहीं याद रखता है, ऐसा नहीं है। अब आप जैसे एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो, थॉमसन है, रदरफोर्ड है ना, करते करते बोर आए, फिर आगे जो भी है ना, जो मॉडल लास्ट में मॉडर्न इस समय चल रहा है। तो मेरा कहने का था वो एक प्रोसेस है। अब हम कह रहे हैं थॉमसन मॉडल बेकार था, बेकार नहीं था, थॉमसन का बेकार होता तो रदरफोर्ड को कभी वो मॉडल लाने नहीं देते, क्योंकि रदरफोर्ड स्टूडेंट थे, थॉमसन प्रोफेसर थे, ये आपको जानकारी नहीं होगी, नहीं समझ में आ रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनका इंटेंशन गलत होता या वो होता तो वो मॉडल को आने ही ना देते, वो तो वही हमारे हिंदुस्तान में होता, कहते जरा अपना नाम लगाते, लोगो लगाते, प्रोफेसर ने दिया है स्टूडेंट के नारे। तो ये बात दिमाग से निकाल देनी है, हमको सिंपल वे में चीज़ों को समझना है, वो काम टीचर का होता है, ठीक है ना। इसलिए जितने लोग भी हमारे पास आते हैं आर्गूमेंट करने, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो हम उनको हमेशा समझाते हैं कि इस आर्गूमेंट से आपको कोई नतीजा मिलेगा नहीं, क्यों, हम कुछ बताएंगे है नहीं, भाई सीधी सी बात है, अनावश्यक रूप से कन्फ्यूज़न बढ़ाओगे। तो ये जो कैपेसिटर है, ये बैटरी है, बैटरी ने इसको क्या दिया, चार्ज दिया, चार्ज देने की प्रोसेस में वर्क करना पड़ा, और जितना वर्क करेगी इस प्रोसेस में वो स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। लिख लेते हैं इस बात को, व्हेन charge flows from the cell to the capacitor, charge flows from the cell to the capacitor, charge flows from the cell to the capacitor, work is performed by cell on the capacitor, which is stored in the form of potential energy, which is stored in the form of potential energy, which is stored in the form of potential energy। ये जो आपका है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बात मत करें। तो ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल।
अब जैसे मान लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है, तो V का फॉर्मूला Q/C, ये हो गया भाई। अब अगर मान लो क्या किया जाए कि dq चार्ज और दिया जाए, इफ dq इज फर्दर गिवन, अगर मान लो कितना चार्ज दिया जाए dq, तो dw का क्या फॉर्मूला होता है dq इंटू वी, नहीं होता है? कितना चार्ज दे दिया जाए बताओ, dq मान लो दे दिया, तो कितना वर्क डन होगा, dq इंटू वी आ जाएगा कि नहीं? अगर हम dq चार्ज दे देते हैं तो कितना वर्क डन होगा, dq इंटू वी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, dw बराबर है dq इंटू वी, कितना Q/C, तो w बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q/C dq, जीरो से कहाँ तक आएगा, Q तक आएगा कि नहीं आएगा? w बराबर क्या है, Q/C dq आ जाएगा। बोलो सच्चाई है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या हो गया, w बराबर है Q/C dq है, तो यहाँ से w इक्वल्स टू आएगा Q²/2c, और यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यों? u बराबर आएगा Q²/2c, नोट कर लो, u बराबर है Q²/2c, u बराबर है Q²/2c। एनर्जी स्टोर्ड वर्क डन की इक्वल होगी, और वर्क डन जो होता है वो dq इंटू वी का इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। dq करके मान लिया छोटा छोटा चार्ज जा रहा है, तो dq इंटू Q/C है, और Q/C इंटू dq आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, u बराबर है Q²/2c, है ना, u का फॉर्मूला है Q²/2c। ओके, Q की जगह CV लिख सकते हैं, Q की जगह लिखा जा सकता है CV, तो यहाँ पर U का फॉर्मूला ½ CV², एक फॉर्मूला और बन जाएगा ½ QV। सारा खेल फॉर्मूले का भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार कह चुका हूँ, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको फॉर्मूले देखो, कॉन्सेप्ट तो समझना है, वो मेरा काम मैं समझा दूंगा, फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल लगाना, ये आपका काम है। और जिन लोगों से न्यूमेरिकल नए नहीं निकल पाते हैं कि भाई मैं नहीं कर पाता हूँ, तो दुखी नहीं होना है। जितने बुकलेट में क्वेश्चन हम करवा रहे हैं या जो भी प्रैक्टिस, इन्हीं को बार बार लगाओ, इन्हीं को लगाओ बार बार। ये लगभग हर वैरायटी कवर हो रही है आपकी बुकलेट में, ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन है। अगर इतने भी लगा लोगे तो आपका वो जो मिनिमम स्कोर होता है ना, वो कहते हैं 5 नंबर आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन सही किए, कितने किए, 10 किए, तो ये जो गरीबी वाली रेखा है इससे ऊपर आ जाओगे। गरीबी रेखा 25 क्वेश्चन की होती है ना, 25 क्वेश्चन से नीचे गरीब, ऊपर वाला अमीर, है ना, 25 से ऊपर, फिर 35 से ऊपर आ गए तो उसमें भी क्रीमी लेयर आ गई, ऊपर वाला हो गया 35 के ऊपर। क्यों? अब ये जो मामला है, अगर किसी के फिजिक्स में 35 से ऊपर हैं और वो बायोलॉजी ठीक से पढ़ता है, उसको दिक्कत नहीं है, तो उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है 200%, है ना भाई। आपके बायोलॉजी में जो नंबर आने चाहिए प्रॉपर, जितने भी है 350 के आसपास जो होते हैं मिनिमम, 340 350 उतने आ रहे हैं, है ना। बाकी केमिस्ट्री में भी एवरेज जैसा होना चाहिए, है ना, 140 150 के आसपास भी पहुंच गए, और फिजिक्स में आप 35 पहुंच गए, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए उस आंकड़े में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए।
ये बहुत अच्छे फिगर नहीं मैंने बोले, 350 बायोलॉजी में बहुत अच्छा फिगर नहीं है। 360 आउट ऑफ 360 वाले आपको कम से कम पूरे हिंदुस्तान में, है ना, 5 से 10 हज़ार बच्चे मिल जाएंगे। 5 हज़ार बच्चा तो हो गए पूरे, 15 लाख 16 लाख जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उसमें से 4 से 5 हज़ार बच्चे होंगे जिनके 350 प्लस आएंगे। तो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं मैंने बोला है। आप लोग ऐसे देख रहे हो, अच्छा ऐसे बोल, ऐसा नहीं है। आप लोग उसको करिए, आप भी उस क्लब में आ सकते हैं, एलाइट मेंबर वाले। बायोलॉजी में, उसमें केमिस्ट्री में भी 140 प्लस कोई बड़ा फिगर नहीं है, आराम से आते हैं। हाँ, प्रॉब्लम फिजिक्स में आगे अटक जाती है, तो 225 मिनिमम, बेयर मिनिमम है, इससे कम तो होना नहीं चाहिए, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। और वो 25 का फिगर आपका पहुंच जाएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। आपको जो शीट दी गई है उसको कई बार लगाएं, प्रीवियस ईयर लगा लें साथ में, बात खत्म। ये 25 की फिगर तो आप बड़े आराम से क्रॉस कर जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर 30 हो जाएं, 35 हो जाएं, 40 हो जाएं, 45 हो जाएं, वो फिर आपकी अपनी काबिलियत है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। टीचर का जो रोल होता है वो 25 तक पहुंचाने में होता है, मेरा जो मानना है, इतने दोनों का अनुभव है ना। अब किसी बच्चे ने 45 क्वेश्चन सही कर लिए, मैं अपनी कॉलर ऊंची करते हुए घूमूं, अरे देखो तो वो बच्चा अच्छा था, कर लिए, बाकी काहे नहीं आ गए, मेरी बात नहीं समझ रहा। तो ये गलत फहमी हमको नहीं है। मेरा कहने का मतलब मिनिमम 25 जो है वो आप लाइन क्रॉस करें, मिनिमम लाइन जो क्रॉस है वो हमें कराना है। और उसका मैंने आपको एक बुकलेट बना के दे रखी है जो पढ़ाता हूँ, इसी को बार बार लगाना है और इसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है। लेकिन इतना करते हो नहीं हो और फिर कहते हो नहीं रहा है। दिक्कत तो ये है, जब मैं कहूँगा हाँ करेंगे करेंगे और उसके बाद कौन करता है ना। अच्छा, एक क्या होता है, मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन को 2-2 बार करो, है ना। अब इसी सेंटेंस में लोग जो है अजीब सा मुंह बनाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार करें, बोरियत नहीं होगी? तो ये कौन सी बात होती है, बोरियत होगी? मतलब बोरियत भी वहाँ पे हम दूर करें डांस कर करके, क्या मतलब है भाई? आपको जब तक उस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक उस क्वेश्चन को ये मत मानो कि हो गया है, वो अभी हुआ नहीं है। 2 से 3 बार, कितनी बार? 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करो उसकी, तब वो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, अब बिना देखे कर लेंगे, बिना सॉल्यूशन देखे कर लेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो पहला टारगेट तो आपकी ये जो बुकलेट आपको मिली हुई है इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा फिर प्रीवियस ईयर लगा लेना है, फिर आपने जितनी किताबें खरीद रखी हों वो लगा डालना है ना। फिर आपकी मर्जी है, आपने जितनी खरीद रखी हों। बुकलेट यहाँ से भी क्वेश्चन की अलग से मिली हुई है, उसको आप लगा डालें, वो भी अच्छी है। प्रीवियस ईयर उसमें भी है, वही लगा लें, नहीं पैसे खर्च करना कोई ज़रूरत नहीं। मटेरियल आपको कम नहीं मिल रहा है, यहाँ से मटेरियल बहुत मिल रहा है। अब मेन बात है आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको बेनिफिशियल लगेगा, वरना फिर जब आप यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो दूसरे का मटेरियल हमको अच्छा लगता है, वो फलानी जगह ये दिया जाता है ना, तो वो फलानी ढिकानी जगह इसलिए आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अपना वाला यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, वरना बहुत अच्छा है। अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बुकलेट देखिए, नहीं देखिए, मिली कि नहीं मिली, देखिएगा, है ना, देखिएगा उसको और फिर आप उसको कंपेयर करिएगा। इम्पॉसिबल है उससे अच्छी आपको करंट स्टडी मटेरियल मिल जाए उसका, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कैप्स्टर में तो खैर मैं करेक्शंस कुछ कर नहीं कर पाया था, जल्दी में दी थी, उसमें मैंने करेक्शंस भी किए हैं लगभग ऑलमोस्ट सारे। तो आप उसको जब करेंगे उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन जाना ही नहीं है, लगभग हर वैरायटी का कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए एनर्जी स्टोर्ड समझ में आ गई। एक बात जो छोटी सी इसमें याद रखनी, वो क्या है, ये क्या है बच्चा, हाफ क्यूवी। ये क्या है, वर्क डन होना कितना चाहिए, क्यूवी। भाई वर्क डन का फॉर्मूला तो पढ़ाया गया क्यूवी। अब यहाँ एक नई बात हमको गर्भ से निकल के आ गई, क्या, हाफ क्यूवी। ये क्या चक्कर है भैया, आधा एनर्जी लॉस हो गई है ना भाई। बैटरी ने क्या किया है, चार्ज दिया ना, तो चार्ज फ्लो करके जाएगा, कुछ तो लॉस होगा रास्ते में, 50% लॉस हो गया है। अरे भाई कमीशन होता है कि नहीं होता, बिना कमीशन के कोई काम होता है? अब कह रहे नहीं हो जाता है, हम तो नहीं मानते। तो यहाँ देखो नहीं हो रहा है, 50% का कमीशन है, लिख लो नोट करके। हाँ, अब ये ना लिख लेना 50% कमीशन है, नोट करके लिख लीजिएगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता कहते हैं, बोलो। एफिशिएंसी को हिंदी में दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस is 50%. Efficiency of the process is 50%. Efficiency of the process is 50%.
एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज 50%। समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज 50%। क्लियर हो गया कि नहीं? 50% का लॉस हो जाता है। तो अब ये हो गया बेटा एनर्जी। एनर्जी के बाद आइए एनर्जी डेंसिटी, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल यू से लिखते हैं। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से लिखा जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप स्मॉल यू से लिखते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो एनर्जी डेंसिटी होती है इतने जूल पर मीटर क्यूब। इतने जूल पर मीटर क्यूब, आ रहा समझ में? इतने जूल पर मीटर क्यूब, ये आपका एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, ठीक। अब यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात करें तो हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम आएगा A/D। डायग्राम पे नज़र डालिए। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये यहाँ से सेपरेशन D है, ये सेपरेशन D है, एरिया ऑफ द प्लेट A है। ये कितना वॉल्यूम है? A/D है, तो A/D ही तो लिखा है यहाँ। ये वॉल्यूम कितना हो गया बताओ? A/D हो गया। तो हाफ CV² अपॉन A/D एनर्जी डेंसिटी। अच्छा एक बात और है, आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो हाफ CV² निकाला, हाफ की स्क्वायर वैसी निकाला, हाफ QV जो एनर्जी निकाली, ये स्टोर कहाँ होती है? हाँ, प्लेट्स के बीच में, यहाँ पर ये जो मीडियम है इसमें स्टोर होती है। ये जो मीडियम बीच का होता है इसमें जगह है, इसमें स्टोर होती है। जो भी जगह है, जो मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो उसमें स्टोर होती है। याद रहेगा, ये जो एनर्जी स्टोर होती है, ये कहीं लिख सकते हैं, पिछली वाली जो हेडिंग थी उसमें नोट करके। क्या? एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो ये है। एनर्जी इज स्टोर्ड, ठीक है, इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम है और प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तभी हम लोग A/D लेके चल रहे हैं कि भाई जो बीच का मीडियम है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इतनी हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा। क्यों? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो हाफ CV² अपॉन A/D, तो ये आएगा U बराबर हाफ C कितना है? A/0/D इंटू V² अपॉन A/D आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, यही तो होगा कि नहीं होगा? A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो U बराबर है हाफ ε0 V अपॉन D का क्या है? स्क्वायर है। ये वैल्यू है यहाँ पे। हाफ ε0 और V अपॉन D का स्क्वायर।
V अपॉन डी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बात नहीं करें, तो U बराबर आएगा हाफ एप्साइलन नॉट और ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, U बराबर आएगा हाफ एप्साइलन नॉट सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा बताइए, U इक्वल्स टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट। हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट, है ये। फिर से देखो, U बराबर हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा और ई की जगह सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट है, स्क्वायर कर दीजिए तो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्साइलन नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, एक एप्साइलन नॉट कट गया, एक बचेगा। तो बताइए भाई, एनर्जी डेंसिटी समझ में आ गया कि नहीं? बोलो क्या समझ में आ गया बताओ, एनर्जी डेंसिटी समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज एनर्जी डेंसिटी। इसके बाद हेडिंग डालें फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या फोर्स होगा ये पूछा जा रहा है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा है कि दो प्लेट्स अगर हैं और इनके बीच में जो है फोर्स निकालना, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपने इस तरीके से बैटरी लगा दी है। ठीक, तो एक पॉजिटिव प्लेट है, एक हमारी कौन सी प्लेट है बताओ, नेगेटिव है। तो दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताओ? दोनों आपस में क्या करेंगे बताओ, फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक इधर हो गया एक इधर हो गया, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हुआ, कितना, यही तो पूछा जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक काम करिएगा, ये x ले लीजिएगा इनके बीच के सेपरेशन, और थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि x हमारा वेरिएबल है। बनाओ डायग्राम, मान लिया जाए कि जो x की वैल्यू है वो वेरिएबल है, ऐसा मान लिया जाए, शुभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये F हो गया, ये हमारा F हो गया, यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, ये है इसमें। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें कि फोर्स कितना है, तो हमने कहा भाई x वेरिएबल ले लो। तो यहाँ से C का क्या फॉर्मूला हो गया, C जो हमारा है वो हो गया, ठीक है, A
एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स आ जाएगा कि नहीं। सी का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या होता है, डी होता है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स वी स्क्वायर है। क्यों आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स और वी स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ से देखो एफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। तो एफ कितना निकलेगा भाई लोग, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स इंटू क्या लग जाएगा, वी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। क्यों, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर अपॉन कितना होगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, वी स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो तो एफ का क्या फॉर्मूला हो गया भाई, माइनस हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 है कि नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो तो एफ इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर और एक्स की पावर -2 आएगा। तो ये कितना आएगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। क्यों आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब यहाँ से लास्ट में क्या करोगे बच्चा, x की जगह d रख दो तो f इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नोट कर लो। हाफ ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, पहले हम लोगों ने एनर्जी निकाली है और फिर हम लोगों ने क्या निकाला है, फोर्स। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट की, उसके बाद हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया है। और एफ का फॉर्मूला माइनस डी यू अपॉन डी एक्स या माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है। फोर्स का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब इसमें भी देखिए थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, क्या, एफ इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक, और एक वी अपॉन डी और एक वी और बचा, गिन लो। यहाँ पर 2 वी थे 2 डी थे, 2 वी थे, दोनों का हमने इस्तेमाल किया है। 2 देखो वी हैं 2 डी हैं, अपने हिसाब से किया है। क्यों, ये क्या लिखा है भाई लोग, सी, ये क्या लिखा है ई, ये क्या लिखा है सी इंटू वी क्या होता है क्यू। तो क्या मिलेगा, हाफ क्यू ई।
तो एफ का क्या फॉर्मूला है, हाफ क्यू ई। अब कितना आसान है याद रखना, अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। उसके पहले लगा क्या देना है, केवल हाफ लगा देना है और कुछ नहीं करना है। उसके पहले क्या लगा देना है भाई, हाफ लगा देना है। क्या लगा देना है उसके पहले, हाफ लगा देना है। उसके पहले हाफ लगा देना है इसमें। हाफ क्यू ई। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। एफ का फॉर्मूला है हाफ क्यू ई। एफ हमारा हाफ क्यू ई के बराबर है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। किस नेचर का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होगा। और आप अगर यहाँ से देखें तो हर चीज़ लगभग कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स लगेगा। अगर हम डी को ना बदलने दें तो भाई वी तो बैटरी का पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने क्रिएट किया है या डेवलप किया है प्लेट के बीच में, और ए एप्सिलॉन नॉट सब कुछ कांस्टेंट है। केवल डी का चांसेस है कि अगर मान लीजिए आगे पीछे होगा, भाई प्लेट है आगे सेपरेशन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, अदरवाइज फोर्स ये कांस्टेंट रहेगा। ये परमानेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो वेरिएबल टर्म लगा हो, इसमें कोई वेरिएबल टर्म नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला हो गया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर। ठीक, फोर्स तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनर्जी वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अच्छा फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आता है, प्रेशर। अगर आप फोर्स को किससे डिवाइड करें बताओ, एरिया से, तो क्या निकल आएगा, प्रेशर निकल आता है। अगर आप फोर्स को एरिया से डिवाइड करें, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। और भाई बहुत ज़्यादा इसमें हम क्लैरिफाई करें तो ये कौन सा प्रेशर है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ना। और इसकी वैल्यू अगर आप फोर्स अपॉन एरिया यहाँ से लेंगे इस वाले से तो क्या मिलेगा भाई, एरिया इधर नीचे ले आओ, क्या मिला बताओ, तो प्रेशर की वैल्यू मिल गई हाफ, है ना। और क्या हो गई बताओ, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, है ना। और वी अपॉन डी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है और इसका फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये प्रेशर का फॉर्मूला है, या सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी देखिए कांस्टेंट प्रेशर है, बाहर की तरफ है कांस्टेंट कि नहीं, दिस प्रेशर इज कांस्टेंट। आया समझ में कि नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ये आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है ये, बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रेशर हैं जो इनवर्ड होते हैं, बहुत सारे क्या, एक ही है सरफेस टेंशन वाला। सरफेस टेंशन वाला प्रेशर क्या होता है, इनवर्ड होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला प्रेशर क्या होता है, आउटवर्ड होता है, दैट इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है भाई, आउटवर्ड होता है, दैट इज आउटवर्ड। और ये वाला प्रेशर क्या होता है बताइए, इनवर्ड होता है, दैट इज इनवर्ड। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो आज इतना रखें, ठीक है ना। तो सारे बेसिक फॉर्मूले हमने आपको बता दीजिए इस क्लास में। अगले टर्न पर आएंगे, थोड़ा और इनकी एनालिसिस करनी है फॉर्मूले की, प्लस क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो पढ़ाया है थोड़ा सा टॉपिक हुआ, इसके क्वेश्चन, फिर सीरीज पैरेलल उसके क्वेश्चन, तो एक सिस्टम से हम लोग चलेंगे।